बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MGT 211 थीम नंबर 12 आज करेंगे। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी थीम 12 कैसा है, कैसे करना है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इसकी रीज़न क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा बिज़नेस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, फ़लानी चीज़ क्या है। अच्छा जी, पहले ज़माने में बिज़नेस कैसे होता था, पहले ज़माने में लोग कैसे थे, फिर वक्त के साथ क्या क्या चेंजेस आई, बिज़नेस ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया। देन फिर हमने पढ़ा कि बिज़नेस कैसे करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको फॉलो करके हम अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें थी कि अगर आप एक दफ़ा मेरा लेक्चर लेते, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता तो आप इजीली कर सकते थे। लेकिन आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इसमें आपने सक्सेस स्टोरीज़ बतानी है। ठीक है, जब सक्सेस स्टोरी आ जाती है ना तो यहाँ पे आ जाता है लाइक जापान की सक्सेस स्टोरी क्या थी, उसने कैसे अचीवमेंट की। ठीक है, तो अगर एमसीक्यूज़ आता कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ वजह से अचीवमेंट हुई, तो बताएँ वो जगह कौन-सी है? ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि जापान के अंदर कौन से पॉइंट थे जो उसको सक्सेस पे ले गए, और साउथ कोरिया में कौन से पॉइंट थे जो उसको सक्सेस पे ले गए। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? ये समझने वाली नहीं है। तो ये आज का लेक्चर जो है आपने रटना क्या है, इसको इसमें समझना है, याद रखना है कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने करनी हैं। क्योंकि आपका एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होगा तो आपने एक-एक चीज़ को प्रिपेयर करना है, ऑप्शंस होंगे। अब तो आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है? सबसे पहले आज का जो लेक्चर है उसका टाइटल है बेसिकली इंटरनेशनल सक्सेस स्टोरीज़ एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है? इंटरनेशनली जो है सक्सेस स्टोरीज़ क्या थी हर कंट्री की, ठीक है? एक ये चीज़, और दूसरा क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर आप एक बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हो, एक किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर आपको टास्क दिया जाता है कि उसमें क्या-क्या काम करना है, कैसे करना है, आज कितना काम किया है, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है? तो ये बेसिकली उसको कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट बिज़नेस के अंदर। तो क्वालिटी मैनेजमेंट इंटरनेशनली क्या है, ठीक है? ये सारा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन गिवन है। इंट्रोडक्शन के अंदर सिंपली ये कहा गया है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ थे, लाइक यहाँ पे मेंशन भी किए गए हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी भी देखेंगे। जापान था, जर्मनी था, साउथ कोरिया था, ताइवान था, सिंगापुर था, और ठीक है कि इन कंट्री ने कैसे अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया, अपने आप अपने अंदर कैसे चेंजेस लाई। पहले क्या थे, अब ये कहाँ-कहाँ कर ज़वाल से अरूज तक का जो इनका इन सिंपल सफ़र था, वो कैसा था और किस वजह से था, ठीक है? उन्होंने अपनी इकोनॉमी के अंदर ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की, कौन-सी इनोवेशंस की, अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट मैंने आपको बता दी है। क्वालिटी मैनेजमेंट एक बिज़नेस के अंदर, एक वर्क के अंदर चीज़ों को कैसे मैनेज किया, सारा उसके अंदर आ जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट के। तो बेसिकली हम ये सारा पढ़ेंगे कि वो ऐसा क्या करते थे कि इन्होंने इतनी ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ली। उनकी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर यहाँ से। पोस्ट वार इकोनॉमिक मिरेकल्स, इसका नाम है पोस्ट वार इकोनॉमिक मिरेकल्स, यानी कि जब जंग अज़ीम हुई थी, ठीक है? वर्ल्ड वार 2 हुई थी, जंग अज़ीम डोम हुई थी, तो उसके बाद हर जगह तबाही हो गई थी, बहुत लोगों का लॉस हुआ था। तो उस लॉस के बाद कैसे इन कंट्रीज़ के साथ ऐसे कौन से मिरेकल्स हुए, मोज़े हुए कि उन्होंने अपनी अ, जो है खोई हुई जो भी वैल्यू थी या जो डाउन पे चले गए थे, ठीक है? तबाह हो चुके थे। यहाँ पे वर्ड रून यूज़ हो रहा है, तबाह जिसको कहते हैं। तो वो कैसे उन्होंने उसको रीबाउंड किया, यानी कि दोबारा से जोड़ा, कैसे दोबारा से सक्सेस अचीव की, कैसे स्टेबल हुए, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे है गवर्नमेंट। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्सेस स्टोरी ऑफ जापान, कि जापान ने यहाँ पे क्या किया। तो द पावर ऑफ क्वालिटी एंड हैज़ान, ठीक है? इसमें सबसे पहले जब जंग अज़ीम 2 हो गई थी, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वो चीज़ें थी जिनको फॉलो करके जापान ने अपनी खोई हुई जो वैल्यू थी वो मेंटेन की। आप कह सकते हैं अपनी वैल्यू दोबारा से बनाई, ज़ीरो से हीरो, ठीक है?
गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। उसने क्या किया बेसिकली, जो भी गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी उनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया। मैंने आपको बताया था कोलैबोरेशन क्या होती है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। जब एक से ज़्यादा कंपनीज़ आपस में, ये 4-5 कंपनीज़ हैं तो मिल जाती हैं और एक ही कंपनी बन जाती है किसी वजह से, उसमें क्यों बनते हैं वो सारा मैंने बताया था। तो इनका लॉस हो गया था जंग अज़ीम की वजह से। तो डिफरेंट जो जापान के अंदर कंपनीज़ थी वो उन्होंने सॉरी इंडस्ट्री थी, यहाँ पे वर्ड इंडस्ट्री है। तो वो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट इंडस्ट्री सारी कंबाइन होगी, ठीक है? एक ही इंडस्ट्री बन गई ताकि हम मिल जाएँगे। इस सबसे ये वो मेन वजह थी जब इन्होंने कोलैबोरेशन की। ये देखें, तो इन्होंने काफ़ी लॉस रिकवर किया। अब यहाँ पे MITI का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है? जितनी भी ये जो इनकी ट्रेड और इंडस्ट्री की जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड और इंडस्ट्री की जितनी भी इंडस्ट्रियाँ थी ना सारी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इसको कहते थे, ठीक है? तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, ये बेसिकली ये वो बेसिकली ट्रेड और इंडस्ट्री है जिस पे टैरिफ नहीं लगता। टैरिफ कहते हैं टैक्स को। लाइक अगर हम इंटरनेशनली कोई चीज़ सेंड करते हैं किसी को तो उस पे हैवी टैरिफ होता है, टैक्स होता है, जो कि हमें देना पड़ता है, तो हमें फ़ायदा नहीं होता। तो इस लॉस से बचने के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन कर ली थी MITI के साथ। इसका इनको ये फ़ायदा था कि इनको हैवी टैरिफ नहीं देना पड़ता था, तो इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। तो बेसिकली MIT ये क्या करता था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को गाइड करता था, ठीक है? ये ट्रेड से रिलेटेड था। तो इसने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसमें डिफरेंट सेक्टर्स थे, ऑटोमोबाइल्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसमें टोयोटा और सनी जो है ये जापान की है। इन पे लिखा भी होता है मेड इन जापान, ठीक है? तो उस टाइम इन्होंने इस वजह से भी इनका काफ़ी जो लॉस था, उससे वो बच गए। उसके बाद हैज़ान और लीन प्रोडक्शन थी जब कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है? ये जस्ट इन टाइम GITB, और ये वो थी बेसिकली हैज़ान और जस्ट इन टाइम, ठीक है? जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी अ, इनको लॉस से बचाया, ठीक है? इनकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ किया, ठीक है? इनको इनको फ़ायदा दिया। उसके बाद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, यानी कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ें बेच देना बाहर। तो इन्होंने सोचा जापान वालों ने कि हम वो चीज़ें बेचते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी हमारे मुल्क के अंदर। तो इन्होंने वो चीज़ें बाहर के लोगों को सेल करना स्टार्ट कर दी जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इनका फ़ोकस इसी चीज़ पे था। लाइक इनके पास टोयोटा, कार, सनी, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो इन्होंने इस पे फ़ोकस किया कि हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बेचेंगे महँगे रेट पे तो उनको प्रॉफ़िट होगा। तो इस तरीके से वो जंगे अज़ीम दोम में लॉस हुआ वो रिकवर हो जाएगा। तो मेड जापान द सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बाय 1980, कह रहे हैं 1945 में ये बिल्कुल ज़मीन पे था, यहाँ पे था, और ये 1980 पे ये बुलंदियों पे पहुँच गया। किस वजह से? इसने हाई लेवल ये गाड़ियाँ वग़ैरह सेल करता था, एक्सपोर्ट अच्छी क्वालिटी की महँगे रेट पे। तो इस तरह से इसने अपना लॉस कवर किया, ये इसकी सक्सेस स्टोरी थी। उसके बाद कल्चरल वैल्यू का मतलब होता है जब ख़ानदानी लोग होते हैं, आपने देखा होगा एक बंदा अगर कहीं मुलाज़म है, तो वो बूढ़ा हो जाएगा, देन उसके बच्चे उसी जगह मुलाज़म, देन तो ये चीज़ होती है कल्चरल वैल्यू। बेसिकली तो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट करते हैं एक ही जगह पे। तो यहाँ पे जब जंग अज़ीम दोम के बाद बहुत सा लॉस हुआ तो लोगों ने भागना नहीं शुरू किया एक मुल्क से दूसरी जगह। बहुत से लोग थे जापान के जो वहाँ पे मिल के काम करते रहे, लॉस में भी, प्रॉफ़िट में भी, और फिर भी लॉस में भी साथ रहे और एंड पे भी। तो इस वजह से भी इनकी जो सक्सेस स्टोरी थी बहुत जल्दी मतलब कि इम्प्रूव हुई। ठीक है, तो ये बेसिकली जापान की स्टोरी थी जिसकी वजह से वो जंगे अज़ीम दोम के लॉस को इन्हें रिकवर किया। उसमें ये कह रहे हैं कि आपने क्या सीखा जापान की सक्सेस स्टोरी से? तो हमने सीखा कि हमें चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए, क्वालिटी को। अगर हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो हमें पैसों का नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम कितनी अच्छी क्वालिटी दूसरी बंदे को सेल करें, इसमें हमें लॉन्ग टाइम बिज़नेस में प्रॉफ़िट होगा। ठीक है? इनोवेशंस में फ़ोकस करना चाहिए, एम्प्लॉयी में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है? सारी चीज़ें हमने यहाँ से सीख ली हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, कि जर्मनी ने कैसे अपनी खोई हुई जो वैल्यू थी, जो उनका नुकसान था उसको कवर किया। तो यहाँ पे जर्मनी ने कह रहे हैं कि जर्मनी वाज़ रिकवरी वाज़ फ्यूल्ड बाय, यानी कि पोस्ट वार जो हुई थी, जंग से पहले जो जर्मनी था उसने फ्यूल्ड की वजह से रिकवर हुआ था। यानी ये देखिए सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मार्श
मार्शल प्लेन एड, ठीक है। मार्शल प्लेन एड एक प्लेन था जिसकी वजह से रीबिल्ड हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पूरा जो जर्मनी था वो दोबारा रीबिल्ड हुआ जब तबाह हो चुका था। किसकी वजह से? मार्शल अ, प्लेन एड की वजह से। अच्छा, बेसिकली मार्शल प्लेन एक प्लेन था और जिसमें ऑफ़िशियली जो उसको ईआरपी भी कहते थे, यानी कि यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी कहते थे। इसमें बेसिकली उस टाइम आपको $13 बिलियन ठीक है, वहाँ पे दिए गए थे, जो कि इस टाइम के $160 बिलियन के इक्वल हैं। तो इसका पर्पज़ ये था कि इस इकॉनमी का जो लॉस हुआ है उसको रिकवर किया जाए, ठीक है। उसको जो है उसकी जो लो पोज़ीशन थी वहाँ से उसको पंप किया जाए, अपवर्ड लेकर जाया जाए। जर्मनी की जो इकॉनमी थी उसको दोबारा रीबिल्ड किया जाए, ठीक है? इसका ये मेन पर्पज़ था। तो इस वजह से जो है मार्शल प्लेन एड था, इसकी वजह से काफ़ी हद तक जर्मनी दोबारा रीबिल्ड हो चुका था, ठीक है? ये मैंने वजह बता दी है। उसके बाद इनके पास बेसिकली क्या था, यही इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह जी इसने इसने किसको रीबिल्ड किया था, इसके जर्मनी के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह थी उनको। ज़ाहिर है इंडस्ट्री रीबिल्ड हो जाएँगी तबाही के बाद तो में फिर आपका समझ लें कि बिज़नेस चल पड़ेगा, बिज़नेस चलेगा तो बाकी छोटे-मोटे लॉस भी रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद स्किल्ड वर्कफोर्स, तो उनका मेन फोकस इस चीज़ पे था कि इसके मुल्क के अंदर जो एजुकेशनल सिस्टम है उनको इम्प्रूव किया जाए, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, जो भी मतलब चीज़ें की जाएँ। इनका एजुकेशनल सिस्टम इस कदर हाईली अच्छा था कि ये बहुत अच्छा एजुकेशन देते थे। ज़ाहिर है जितनी अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छा समझाएँगे, अच्छा ट्रेन करेंगे, वो बंदा उतना ट्रेन होगा, वो लेबर जो होगा उतना स्किल होगा, ट्रेन होगा, उतना अच्छा सीखेगा, उतना अच्छा काम करेगा। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया जंग के बाद वहाँ की नौजवान अवाम को, और उन्होंने बहुत मेहनत की। देन इस तरीके से भी जर्मनी की जो तबाही थी काफ़ी हद तक मेंटेन हुई या बैलेंस हुई कह लें। उसके बाद है मिडल स्टैंड एसएमईएस। एसएमईएस कहते हैं जो स्मॉल मीडियम साइज़ जो बिज़नेस होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे छोटे-छोटे बिज़नेस चल रहे थे ना, उसने भी इनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। मैं उसके अंदर जो भी इंजीनियरिंग और मशीनरी वगैरह थी। अब आपको पता है जो जर्मनी है उसमें सबसे अगर देखी जाए तो जेंट ब्रांड है, सबसे अच्छी जो फ़ेमस तरीन अगर बात की जाए तो वहाँ पे बीएमडब्ल्यू है। बीएमडब्ल्यू आपको पता होगा, हर किसी को पता होता है बीएमडब्ल्यू क्या है, ठीक है? एक गाड़ी है, ये एक नाम है, एक ब्रांड है। सिम्सन भी एक बहुत फ़ेमस ब्रांड है, नाम है, जो भी कह लें, ठीक है? ये बहुत फ़ेमस तरीन 2 नाम हैं। इसको आप गूगल में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो जर्मनी की जो तबाही के बाद कंडीशन थी उसमें भी पोस्ट वार जिसको कंडीशन कहते हैं, उसमें इन 2 चीज़ों ने भी बहुत ज़्यादा इनको हेल्प आउट किया, बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ों में बेहतरी की। मीटर स्टैंड एसएमईएस में यही कह रहे हैं कि उसके बाद सोशल मार्केटिंग इकोनॉमी में क्या कह रहे हैं, ज़ाहिर है अगर ये चीज़ें ये इतनी एक्सपेंसिव है, इनकी प्राइसेज़ बीएमडब्ल्यू गाड़ी की अगर आप प्राइस देखें तो अच्छी खासी प्राइस है। तो ये अगर आप सेल करते हैं तो आप देख लें कितने रुपीज़ की होगी, ठीक है? लाखों करोड़ों में इसकी प्राइस होती है। तो ये अगर ये ज़ाहिर एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के मुल्कों को, जर्मनी बेचेगा एक बीएमडब्ल्यू डी भी तो काफ़ी 1 करोड़ उसका शायद बन जाता है, उससे भी ज़्यादा। तो उस इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके से एक्सपोर्ट करते थे बाहर के मुल्कों को ये अपनी गाड़ियाँ, सिम्सन, बीएमडब्ल्यू जितनी भी इनकी टॉप लेवल की ब्रांड्स थी, ठीक है? उसको वो सेल करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। बाहर मुल्क में सेल नहीं कहते, एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है? तो एक्सपोर्ट करते थे जिसकी वजह से इनका काफ़ी हद तक लॉस रिकवर हुआ। तो ये वो चीज़ें थी जर्मनी के अंदर जिन्होंने इसकी तबाही के बाद जो हम बेसिकली हमारे पास जो मेन चीज़ें होती हैं ना, हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी वजह से लॉस को रिकवर करने के लिए हमें बहुत मदद देती हैं। अगर हमारे पास कोई सेविंग होती है तो वो हमारे मुश्किल वक़्त में काम आती है, जैसे ऐसे होती है ये। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब जर्मनी बेसिकली 1945 में जंग हुई थी तो 60 में 1960 में बेसिकली जर्मनी टॉप एक्सपोर्टर बन चुका था, यानी कि टॉप एक्सपोर्टर का मतलब है कि बाहर के मुल्कों को हम जो चीज़ बेचते हैं ना उस चीज़ में ये माहिर हो चुका था। तो ये अपनी सबसे कीमती चीज़ें बेचता था जैसे बीएमडब्ल्यू और सिम्पसन वगैरह। तो इस तरीके से इसने एक्सपोर्ट का काम करके काफ़ी हद तक लॉस रिकवर किया था चीज़ों को एक्सपोर्ट करके। उसके बाद साउथ कोरिया ने क्या किया था, तो साउथ कोरिया की गरीबी किसने ख़त्म की थी? फ्रॉम पॉवर्टी टू टेक जेंट।
टैग किसको कहते हैं? टैग आपको हर किसी को पता होता है टैग किसको कहते हैं। अच्छा, साउथ कोरिया बेसिकली कह रहे हैं मिरेकल ऑन हैन रिवर, ठीक है? साउथ कोरिया का जो ये जंग-ए-अज़ीम के बाद लॉस हुआ था, उसकी रिकवरी तक का जो सफ़र था उसको मिरेकल ऑन हैन रिवर भी कहते हैं। या एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं, मिरेकल ऑन हैन रिवर किसको कहते हैं? साउथ कोरिया को, जर्मनी को, किसको, ये पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आज का लेक्चर आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है। उसके बाद अच्छा, साउथ कोरिया ने ऐसा क्या-क्या किया था कि उसका उसका जो मिरेकल जर्नी क्या था? तो उसने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की थी। एक्सपोर्ट यानी कि बाहर के मुल्कों को चीज़ें बेचते थे। तो देखिए, अगर हम एक कंट्री के अंदर चीज़ें बेचते हैं तो हम इतने अमीर नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के मुल्कों को तो आप अच्छे खासे अमीर बन सकते हो। इनकी सक्सेस स्टोरी से आपको नज़र आ भी रहा है, ठीक है? अगर हमारे पास भी कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ होगी पाकिस्तान के पास, तो वो अगर सेल करेगा तो वो भी इस तरह से अमीर बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं शायद। आपको पता ही होगा, कुछ ना ही कहा जाए तो बेहतर है, ठीक है? उसके बाद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में ये कह रहे हैं शिफ्टेड फ्रॉम टेक्सटाइल टू। अच्छा, ये क्या शिफ्ट करते थे बेसिकली, क्या बाहर के लोगों को एक्सपोर्ट करते थे? फ्रॉम टेक्सटाइल टू सेमीकंडक्टर्स, ये चीज़ें सैमसंग्स वगैरह, ऑटोमोबाइल्स, हुंडई वगैरह, ये इनकी, ठीक है? है इनकी मेड इन साउथ कोरिया है, ठीक है? उसके बाद ये सारी चीज़ें थी, वजह थी वही दोबारा हुंडई का बता रहे हैं कि सारी एजुकेशन सिस्टम इनका अच्छा था, हैवी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की थी जिसकी एजुकेशन पे शायद अच्छा अच्छा लेड टू ब्रेकआउट, ठीक है? स्मार्टफ़ोन्स का, ये सारी चीज़ें इनके पास थी, जो ये सेल करते थे, ये सारी इन वजह थी जो इनकी सक्सेस स्टोरी थी। इनकी कल्चर रिज़ाइलेंस की वजह से भी था, इनकी कॉन्फिडेंट वैल्यूज़, डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, बहुत मेहनती लोग थे, ठीक है ना? इनके अंदर इत्तेहाद था, मिल के ये काम करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने सारा लॉस रिकवर किया। तो ये इनकी सक्सेस स्टोरी थी, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनकी सक्सेस स्टोरी से हमें सबक मिला कि ग्लोबल लीडर इन टेक, के ये बेसिकली टेक की दुनिया में एक ग्लोबल लीडर है साउथ कोरिया। इसके पास सैमसंग्स हैं, एसके हैं। अब कोई चीज़ आप देखते हो तो उसपे अक्सर लिखा होता है मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन साउथ कोरिया। तो ये बेसिकली शो कर रहे होते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर चीज़ें नहीं बनी, ये बाहर से एक्सपोर्ट होके बेसिकली बाहर किसी कंट्री ने एक्सपोर्ट किए, जो कि हमारे पास इम्पोर्ट, हम इनको इम्पोर्टेड कहते हैं। जो बेचते हैं वो एक्सपोर्टेड कहते हैं। तो ये बेसिकली सारी वो कल्चरल एक्सपोर्ट होती हैं जिनकी वजह से, तो बेसिकली एक्सपोर्ट की वजह से मोस्टली लोगों ने अपना लॉस रिकवर किया। उसके बाद हम ताइवान का देखेंगे। ताइवान के बाद क्या था? सुपर सेमीकंडक्टर, ये सारी ताइवान ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एग्रीग्रियन इकोनॉमी टू टेक हब बाय। अच्छा, इसने कैसे किया? इसने भी लॉस रिकवर किया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन की वजह से। ये सारी वो वजह थी बस जिनकी वजह से स्किल वर्कफोर्स, तो ये देखिए, ये इनकी भी स्किल वर्कफोर्स का मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि अपने स्टूडेंट को अच्छे से ट्रेन करना, और उनको ट्रेन करते थे, जिसकी वजह से भी उन्होंने काफ़ी हद तक लॉस रिकवर किया एक्सपोर्ट की वजह से। मेन रीज़न यही है मोस्टली। उसके बाद 60% ऑफ जो है सेमी कंडक्टर मार्केट की वजह से ग्लोबली इन्होंने जो है लॉस रिकवर किया। ठीक है, सारी कंडीशन आपने रीड करनी है। सिंगापुर किस वजह से? तो सिंगापुर एक स्मार्ट नेशन था, जिसकी वजह से उसने अपना ये इन छोटा-सा ये यहाँ पे वर्ड लिखा जो होता है ना, ये बेसिकली लिखा होता है कि इस वजह से इन्हें लॉस रिकवर किया, लेकिन हम फिर भी इसको फॉलो नहीं करेंगे। हम पूरे लेक्चर को पूरी कंडीशन टर्म को देखेंगे। उसके बाद ताइवान का मैंने आपको बता दिया है। सिंगापुर में क्या है? उसमें प्रो बिज़नेस पॉलिसीज़ थी कुछ, ठीक है? बिज़नेस की कुछ पॉलिसीज़ थी। अच्छा, यहाँ पे सिंगापुर के पास कह रहे हैं कि कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स नहीं था जिसको वो एक्सपोर्ट करके अमीर हो सके, अपना लॉस रिकवर कर सके, ठीक है? तो उसने क्या किया, उसके पास प्रो बिज़नेस पॉलिसीज़ थी, ठीक है? उसने बिज़नेस के अंदर कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ। जैसे उसने टैक्सेस कम कर दिए, करप्शन का ख़त्म कर दी बिल्कुल, और इस तरीके से उनको बिज़नेस करने में आसानी हुई। ईज़ कहते हैं आसानी को। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पोर्ट उसने यूज़ की, डेवलप्ड चंगी एयरपोर्ट एंड द वर्ल्ड बिज़िएस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अच्छा, उसने एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया था, बेसिकली एयरपोर्ट बनाया था। उसके बाद एजुकेशनल और इनोवेशन की वजह से भी उसने काफ़ी हद तक लॉस रिकवर किया। तो ज़रूरी नहीं है हम कोई चीज़
एक्सपोर्ट करेंगे तो अमीर होंगे। सिंगापुर की हम सक्सेस स्टोरी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने अपने बिज़नेस के अंदर क्या-क्या चीज़ें चेंज की, क्या-क्या पॉलिसीज़ चेंज की, अपने एजुकेशन के अंदर क्या-क्या इनोवेशंस की, स्ट्रेटेजिक पोर्ट कौन से यूज़ किए जिसकी वजह से उसका सारा लॉस रिकवर हो गया है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो माइंड में रखने वाली हैं और अहम हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारी हमने पढ़ ली, उसके बाद था रिज़ल्ट हमने क्या किया ये अ ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक हब विद वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि बेसिकली उसने ये सारी वजह थी। उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है, उसके कोर प्रिंसिपल क्या हैं, TQMB इसको कहते हैं, इज़ होलिस्टिक अप्रोच टू क्वालिटी इम्प्रूविंग इफेसिस। मैंने आपको बताया था ना, क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं कि आप अगर एक बिज़नेस कर रहे हो तो उसके अंदर आपने उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे डील करना है, कितने वर्कर को क्या काम देना है, किस वर्कर से कितना काम लेना है, किसको कब छुट्टी देनी है, उसके अंदर क्वालिटी कैसी होगी, मशीनरी कैसी होगी, सारा कंट्रोल जो होता है ना बिज़नेस के अंदर उसको क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। इन अपनी वर्डिंग में मैंने आपको बता दिया, कोई मैंने आपको स्पेसिफिक बिज़नेस की वर्डिंग में नहीं बताया, ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए और आपको अगर एमसीक्यूज़ पूछते हैं तो आपको आंसर देने में आसानी हो, ठीक है। मैं इसीलिए आपको हैंडआउट में एक-एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि आपका एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होगा, पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके कंसेप्ट में इस कदर मतलब आपके कंसेप्ट इस कदर स्ट्रॉन्ग हों कि आपको कोई इश्यू ना हो, ठीक है। फिर भी कोई इश्यू है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। TQM इसमें बेसिकली वही कि कस्टमर पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते हैं, एम्प्लॉयी की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, डाटा ड्राइवन डिसीजन, यानी कि मैंने आपको बता दिया कि टोटल मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। यानी कि हम देखते हैं कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे से चीज़ें ले रहा है उसकी क्या है? क्या हम उसको मीट कर रहे हैं? लाइक अगर एक बंदा हमसे मोबाइल लेना चाह रहा है या हमसे बुक लेना चाह रहा है, तो अगर हम बुक खुद बाइंड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमारा काम क्या है क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर कि हम देखेंगे कि जो बंदा हमसे बुक ले रहा है, क्या हम वही बुक बना रहे हैं या हम हवा में कोई और बुकें बनाए जा रहे हैं और वो कोई और सब्जेक्ट की बुक हमसे माँग रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह की कस्टमर को बुक चाहिए, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं कस्टमर फ़ोकस। उसके यानी कि कस्टमर के फ़ोकस को देख के। उसके बाद कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि कैसे हम अपने इस काम को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है? सारा उसके बाद एम्प्लॉयी इन्वॉल्वमेंट में कि आज जितना भी आपके वार के अंदर जो एम्प्लॉयी हैं, जो मुलाज़िम हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं, क्या उस पे सारा फ़ोकस, यानी कि मैंने आपको बता दिया है क्वालिटी मैनेजमेंट में बिज़नेस के अंदर सारी चीज़ें देखना। एंगेजिंग ऑल स्टाफ इन क्वालिटी इनिशिएटिव, यानी कि आपका जितना भी स्टाफ है, जितने भी वर्कर हैं, उन उनको देखते हैं कि वो उस क्वालिटी में एंगेज हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व है, सारा उसके मतलब आ जाता है। डाटा ड्राइवन डिसीजन जो डिसीजंस वगैरह करते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको क्वालिटी मैनेजमेंट का मैंने पहले ही बता दिया था आपको सिंपल समझ आ जाना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनकी डिटेल है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया है टोयोटा, ठीक है? टोयोटा जो है बेसिकली टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है जिसको TPS भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, रिड्यूस वेस्ट एंड डिफेक्ट्स थ्रू JIT एंड ये सारी डिटेल आपने रीड करनी है। सैमसंग मोबाइल है, ठीक है? सिक्स सिग्मा एंड RD इन्वेस्टमेंट टर्न इनटू ग्लोबल टेक लीडर, ये बेसिकली टेक की कैटेगरी में आ जाता है। और उसके बाद स्मॉल बिज़नेस कौन से होते हैं, जो छोटे लेवल पे हम बिज़नेस करते हैं। मैं आपको ये बता चुकी हूँ, लाइक हम स्वीट की एक बेकरी बनाते हैं, उसके अंदर कोई डिलीशियस स्वीट बेच देते हैं। जैसे हम देखा होगा स्पेसिफिक जगह पे कहते हैं फलाँ बेकरी की फलाँ चीज़ बहुत फ़ेमस है। जैसे रिवाड़ी है यहाँ पे, ठीक है? तो उनका सोहन हलवा बहुत फ़ेमस होता है, और भी मुल्तान में ये है, ठीक है? और भी काफ़ी हैं आपके माइंड में आती होंगी, ठीक है? तो ये सारी बेसिकली स्मॉल बिज़नेस की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद कौन-कौन से टूल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, PDCA साइकिल। PDCA का मतलब प्लान, डू, चेक, आउट, ये सारे नेम हैं, बेंचमार्किंग, क्वालिटी सर्कल, ये सारे आपने रीड कर लेने हैं। उसके बाद टेकन अवे का मतलब है कि आज के लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा, जो सीखा, वो हमारे उसमें मेन पॉइंट क्या थे। तो सबसे पहले हमने सीखा नेशनल सक्सेस फैक्टर क्या होते हैं, यानी कि इंटरनेशनली अगर हम बिज़नेस करते हैं तो हम कैसे अपने वर्ल्ड वार के जो लास्ट हुए थे उनको पढ़ने के बाद हम
कैसे उसको कवर कर सकते हैं। तो हमने आपको पता लग जाना चाहिए की टेकन अवे पढ़े बगैर कि हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि कैसे हम अगर इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन करते हैं, हमारा लॉस हो जाता है, तो हम सारी इंडस्ट्रीज़ को मिला के एक इंडस्ट्री बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यूनिटी होती है, इत्तेहाद हो जाता है, तो हम कैसे अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा लोग एजुकेट होंगे, ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा तरक्की करेंगे। जापान और ये जो और दूसरे कंट्री हैं, इसी वजह से इन्हीं इन्हीं की तरफ से इनोवेशंस होती हैं। मैथमेटिक में भी देखा जाए तो ये जापान और ये जो जर्मनी है, मोस्टली हमारे जो पीएचडी टीचर्स हैं वो यहाँ से ही एजुकेटेड हैं और यहाँ के लोग ही ज़्यादातर इनोवेशन और ये चीज़ें डिस्कवर करते हैं। पाकिस्तान के लोग बस पढ़े जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई चीज़ ईजाद नहीं कर पाते। क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम रट्टे वाला है, उनको बस यही ट्रेन किया जाता है कि ये आपने ये फलाँ ने ये किया था, ये किया था, ये किया था बस, और हम वही पढ़ के पेपर दे देते हैं। हम खुद से कुछ करने का सोचते नहीं हैं, ठीक है? जो हमारी गलती है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पुअर है। उसके बाद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़, ये तो एक्सपोर्ट की वजह से भी काफ़ी लॉस रिकवर होता है। उसके बाद टोटल ये टीक्यू मीन बिज़नेस क्या है, क्वालिटी इन कलेक्टिव, ठीक है? सारा हमने आज के लेक्चर के अंदर पढ़ लिया है। लेसन फॉर पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या लेसन है? तो ये वही कह रहे हैं कि जर्मनी में जो छुट्टियाँ होती थी तब भी उनको ट्रेनिंग देते थे प्रॉपर, तो इस वजह से भी हम काफ़ी हद तक कुछ सीख सकते हैं, सबक सीख सकते हैं, हमें भी सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें कि वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे, लाइक साउथ कोरिया इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक्सपोर्ट ज़्यादातर करते थे, इस वजह से भी। तो इस तरह के काम हम भी तो कर सकते हैं, हम भी रिच बन सकते हैं, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मैंने आपको बता दिया बिज़नेस के अंदर सारी चीज़ें मैनेज करने को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। कैसे करते हैं, उसमें क्या-क्या है। अगर ये सारी चीज़ें हम भी फ़ॉलो करते हैं, तो हम भी एक अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं। हमारे बिज़नेस के अंदर भी कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें ग्रो करेंगी। पाकिस्तान के पास इतनी ज़मीनें, इतनी एग्रीकल्चर है, अगर वो हम भी माइंड लगाएँ, तो हम भी अच्छा खासा प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर से हमने ये सीखा कि हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ भी हमारी तरह वहाँ पे भी लोग रहते हैं, वो भी प्लानिंग करते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, इनोवेशन करते हैं, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है? मिल-जुल के रहते हैं, यूनिटी से रहते हैं, तो इस तरीके से इस वजह से उन्होंने सक्सेस अचीव की है, तो हम भी कर सकते हैं। ये आज के लेक्चर का लेसन था, ठीक है? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपने भी बताना है, आपने भी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट की है या जस्ट पढ़े जा रहे हैं। अगर आपने भी कोई अचीवमेंट की है, तो आपने कमेंट में बताना है कि अभी तक आपने क्या-क्या बिज़नेस किया है और आपने अपनी ज़िंदगी से क्या अचीव किया है, और फिर मैं देखूँगी किस स्टूडेंट ने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छा अचीव किया है, कौन ज़्यादा बेस्ट है। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।